सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं प्रशिक्षित स्नातक संस्कृतस्य शिक्षिका रेणु अस्मि। केन्द्रीय विद्यालय संगठनः जबलपुर संभाग पक्षता आयोजितं प्रत्यक्षः प्रसारकक्षार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं कारक विभक्ति परिचय पठिष्यामः। आज हम कारक विभक्ति परिचय को पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे प्रथम भाग को। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, किम नाम कारकम। कारक किसका नाम है? सबसे पहले तो ये शंका होगी हमारे मन में कि कारक वास्तव में है क्या। तो सबसे पहले कारक को देखेंगे। किम नाम कारकम यत क्रिया संबंधम तत्कारकम। यत क्रिया संबंधम तत्कारकम। यत जिसका क्रिया के साथ संबंध है वही कारक है। जिसका क्रिया के साथ संबंध है वह कारक है। जैसे यहाँ देखिए, बालकः लिखति। बालक ये बच्चा लिख रहा है। बालकः लिखति। बालक क्या है? नाम पदम है। नाम पदम संज्ञा, नाउन है आपका बालक। लिखति आपका क्रियापद है, क्रिया है, लिखना क्रिया। बालक लिख रहे हैं तो वो उसकी क्रिया है। क्रिया क्या होती है? वर्ब, जो कार्य किया जाता है, एक्शन वर्ड। बालकः लिखति, बालकः नाम पदम हो गया। लिखति आपका क्रिया पदम हो गया। अब प्रश्न उठता है, क लिखति, कौन लिखता है? बालकः लिखति। तो इस बालक का इस लिखति क्रिया के साथ सीधा संबंध है, डायरेक्ट संबंध है। और जिसका डायरेक्ट संबंध होता है वो क्या होता है? क्रिया के साथ, वो होता है आपका कारक। तो ये बालक है, क्या है? कारकम। बालक क्या है? आपका कारक है। और लिखति क्या है? क्रिया है। इस क्रिया का इस बालक के साथ संबंध है तो यह कारक है। क्रिया संबंध यत्र भवति तत्र कारकम भवति। क्रिया के साथ जहाँ संबंध होता है वहीं कारक होता है। अब देखिए, छात्र है गायति। छात्र गाता है। गाना क्या है? क्रिया है, क्रियापद है आपका। और छात्र नाम पदम है। नाम पदम है तो वो कारक है, नाउन है। बालिका खेलती, लड़की खेलती है। खेलना क्या है? क्रिया है, क्रियापद हो गया ये। और उसका संबंध किससे है? बालिका से है। बालिका से है तो वो नाम पदम है, तो उसका संबंध उससे है, क्रिया से, तो वो कारक है आपका। फलम पतति, फल गिरता है। गिरना क्या है? क्रिया है। और क्या गिर रहा है? फल गिर रहा है। तो फल क्या है? आपका नाम पदम है। और नाम पदम है तो ये कारक है, क्योंकि इसका गिरने वाली क्रिया के साथ इस फल का संबंध है, तो ये कारक है। आगे देखो बच्चों, बालकः कथाम लिखति। अब यहाँ देखिए, बालक कथा लिखता है। अब बालकः नाम पदम, बालक नाउन है। कथाम ये भी आपका नाम पदम है, ये भी है। लिखति क्रियापदम, लिखना क्रिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये भी नाम पदम, ये भी नाम पदम, और ये लिखति क्रिया हो गया। अब क लिखति, कौन लिखता है? तो बालकः लिखति। बालक लिख रहा है तो बालक का इसके लिखने की क्रिया के साथ सीधा संबंध हो गया। बालकः किम लिखति, बालक क्या लिखता है? बालकः कथाम लिखति। तो इस कथा का भी संबंध इस क्रिया के साथ हो गया। अब ये दोनों का संबंध क्रिया के साथ हो गया, तो ये दोनों ही कारक हो गए। इस लिखति क्रिया का संबंध बालक और कथा दोनों से है, तो दोनों ही कारक हो गए। अब हम कैसे समझें कि कौन सा क्या कारक है? बालकः कथाम लिखति तत्र भेदः अस्ति। बालकः कृत्रिपदम। बालक क्या है? कृत्रिपदम। कृत्रिपदम क्या होता है? कर्ता, सब्जेक्ट। तो ये कृत्रि कारकम हुआ। बालक क्या है? यहाँ पे करने वाला है, कर्ता है, तो ये आपका कृत्रिपद हुआ। संस्कृत में कर्ता को कृत्रिपदम बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये आपका क्या है? बालक है, कृत्रिपदम है। कथाम जो कि उसका कर्म पद है। किसका? बालक का। बालक का कर्म, क्या कर्म कर रहा है वो? कथा लिखने का। और लिखति आपकी क्रिया होगी, तो कथाम आपका कर्म पद है। तो यह हुआ कर्म कारकम। एव कारके अपि वैविध्यम अस्ति। इस प्रकार से कारक भी विभिन्न है। कारक के कई भेद हैं। अब देखिए, कति कारकाणि सन्ति,
कितने कारक हैं? षड कारकाणि सन्ति, 6 कारक हैं आपके। कृत्रिकारकम, जिसको हम कर्ता बोलते हैं हिंदी में, सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्म कारकम, कर्ण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। आपके कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् इति। क्या है? ये श्लोक के माध्यम से आपको बताया गया है कि कारक 6 हैं, ये उनके नाम हैं। देखिए, क्रिया संबंधों के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक होते हैं। अभी हमने पीछे भी देखा कि क्रिया जो थी उनका संबंध किससे था? जिन शब्दों से था वो क्या थे? कारक थे। तथा इन कारकों को व्यक्त करने वाले शब्द या प्रत्यय कारक चिन्ह होते हैं, जिन्हें कारक विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में कारक और उसकी विभक्तियां इस प्रकार से होती हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए कृत्रिकारकम। कृत्रिकारक में आपकी प्रथमा विभक्ति लगती है। कृत्रिकारक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा विभक्ति। कर्म कारकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है, यह द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। कर्ण कारकम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति का भी हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कारक नहीं है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अब ये आपकी विभक्तियां इसमें लगी हुई हैं। शिक्षकः पारितोषिकम हस्तेन छात्राय कोशात विद्यालय ददाति। शिक्षक विद्यालय में छात्र को हाथ से पारितोषिक को जेब से निकालकर दे रहा है। पारितोषिक होता है आपका उपहार, कोई भेंट देता है। टीचर गिव्स प्राइज टू द स्टूडेंट बाय हैंड फ्रॉम पॉकेट इन द स्कूल। अब बच्चों, आपने ये तो देख लिया कि कर्ता कारक में आपके प्रथमा विभक्ति लगती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। लेकिन आपको यहाँ पर ये शंका हो रही होगी कि इसमें प्रथमा का हम कैसे पहचान करें, द्वितीय की कैसे पहचान करें, हमें कैसे पता चले कि ये प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कृत्रिकारकम। कर्ता कारक, जो कर्ता होता है, डूअर होता है, जो करने वाला होता है, उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। लेकिन जब उसका हम हिंदी में अर्थ करते हैं तो उसका साथ ने लगाते हैं, कर्ता ने। कर्म कारक को देखिए, कर्म ऑब्जेक्ट होता है आपका, कार्य जो होता है, उसका हम हिंदी में जब अर्थ करते हैं तो उसके साथ चिन्ह को मिलता है आपको, को। कर्ण कारकम कोई साधन होता है, कोई उपकरण होता है, उसके द्वारा वह कार्य किया हुआ होता है। और हिंदी में जब हम अर्थ करते हैं तो से या के द्वारा वो कार्य का हमें ज्ञान होता है। संप्रदान कारकम दान स्वीकर्ता, दान लेने वाला, और उसका चिन्ह होता है को या के लिए। अपादान कारकम में वियोग होता है, किसी चीज से अलग होना पाया जाता है, सेपरेशन आपको मिलता है, तो से या अलग होना उसका चिन्ह है। अधिकरण कारकम आधार होता है, कोई बेस होता है, लोकेशन होती है, में या पर होता है उसका चिन्ह। तो हम इन हिंदी शब्दों के माध्यम से, इन चिन्हों के माध्यम से भी हम कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और इनको पहचान सकते हैं। कारकाणाम करते या विभक्ति उपयुज्यते सा कारक विभक्ति भवति। कारकों में जो विभक्ति प्रयोग की जाती है वही कारक विभक्ति कहलाती है। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए हम आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द की ये प्रत्यय बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रथमा विभक्ति जहां पर होगी उसके एक वचन में आपका अह प्रत्यय मिलेगा, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः। तो इसको 1-2 बार पढ़िएगा बहुत अच्छे से और आपको याद हो जाएगा बहुत जल्दी ही। द्वितीय अम औ आन, तृतीय एन आभ्याम ऐ, चतुर्थी आय आभ्याम एभ्य, पंचमी आत आभ्याम एभ्य, षष्ठी अश्य अयो आनाम, सप्तमी ए अयो एषु। ये आपके प्रत्यय हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के। इनको याद करने से आपको थोड़ा सा ये याद हो जाएगा कि कौन सी विभक्ति इसमें लगी हुई है। अब जैसे ये देखिए बच्चों, यहाँ पर वो प्रत्यय मैंने लिखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। जैसे प्रथमा विभक्ति है बालकः,
अब ये बालक मूल शब्द है, ए इसके अंदर मिल गया है और विसर्ग इसके पीछे लग गया है, तो आप समझोगे कि बालकः ये प्रथमा का प्रत्यय है एक वचन का, तो बालकः, तो यहाँ पर ये प्रथमा का एक वचन है, तो ये कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बालकः दो बालकों ने, बालकः बहुत सारे बालकों ने, चिन्ह अगर हिंदी में हम देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे। द्वितीय देखिए बालकम, बालक मूल शब्द है, अम प्रत्यय लगा तो बन गया बालकम। अब बालकम अगर आपको प्रत्यय याद हो गया, बालकम अम प्रत्यय आपका द्वितीय में लगता है, द्वितीय जहां लगेगी तो वहां कर्म कारक होगा। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही देखिए द्विवचन में बालकहु बालकान, औ आन बालकहु बालकान। तृतीय देखिए बालकेन, एन बालक, एन बालकेन, बालकाभ्याम बालकई, तो ये आपका हो गया कर्ण कारक, और कर्ण कारक में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और तृतीय विभक्ति के ये प्रत्यय आपके सामने है, एन आभ्याम ऐ। चतुर्थी विभक्ति देखिए बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। अब चतुर्थी विभक्ति के प्रत्यय है आय आभ्याम एभ्य। बालक मूल शब्द है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगी है तो ये संप्रदान कारक है। अब पंचमी का देखिए बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, पंचमी के आपके प्रत्यय है आत आभ्याम एभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। अगर पंचमी विभक्ति लगी है तो वो आपका पदान कारक है। षष्ठी विभक्ति देखिए बालकस्य बालकयो बालकानाम, षष्ठी में के आपके प्रत्यय है अस्य अयो अनाम, क्योंकि ये कारक नहीं है, ये संबंध इसको बोलते हैं, इसमें संबंध पाया जाता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है हिंदी में का के की। सप्तमी देखिए बालके बालकयो बालकेषु, सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय है ए अयो एषु, बालके बालकयो बालकेषु, तो ये सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय है तो ये अधिकरण कारक है। मैं आशा करती हूँ आप समझ रहे होंगे बच्चों। आगे देखिए, आज हम प्रथमा के, द्वितीय के, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इन सभी का एक वचन का प्रयोग करके, एक वचन में बालक है बालकम बालकेन बालका है बालका बालकस्य बालकी, इन सब का प्रयोग करके हम आपको समझाएंगे ताकि आपको कारक को समझने में आसानी हो। द्वितीय का और द्विवचन का और बहुवचन का हम आपको बाद में बताएंगे, आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद इनको बनाना बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। आज हम एक वचन में पढ़ेंगे। सबसे पहले तक पढ़ते हैं कृत्रिकारकम। कृत्रिकारकम क्या होता है संस्कृत में? कर्ता, डूअर, करने वाला। अब देखिए बालकः लिखति, बालकः इति पदस्य क्रिया सह संबंध अस्ति, बालक इस पद का क्रिया के साथ संबंध है तो बालकः करता है तो ये कृत्रिकारकम हुआ। यत्र कृत्रिकारकम तत्र प्रथमा विभक्ति उपयोग है, और हमने पढ़ा है कि जहाँ कर्ता कारक होगा वहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो बालक में हमने प्रथमा विभक्ति लगाई। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बालक में प्रथमा कैसे लगी है। अह जो प्रत्यय लगा था उनसे विसर्ग जिसके पीछे लगेंगे, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का शब्द है ये बालकः, तो देख लीजिए इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है और लिखति आपका क्रिया है। तो समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ जहाँ पर कृत्रिकारक होगा वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और आपके बालक में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। कर्म कारकम, बालः पाठम पठति, पठन क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, बालः करता है क्योंकि वो कृत्रिकारकम है, बालक पढ़ रहा है तो वो कर्ता कारक है। बालः किम पठति, बालः किम पठति, बालः पाठम पठति, तो पाठम क्या है आपका कर्म पद है, उसका बालक का पाठ पढ़ना कर्म है तो आपका कर्म पद है। पठन क्रिया संबंध है पाठे अप्यस्ति, पढ़ने की क्रिया का संबंध पाठ से भी है तो वो क्या है आपका कर्म कारक है, और जहां पर कर्म कारक होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और पाठम में आपकी द्वितीय विभक्ति ही प्रयोग हुई है। यत्र कर्म कारकत्वम तत्र द्वितीय विभक्ति, जहां पर कर्म कारक होगा वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कर्ण कारकम देखिए, शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, जो शिक्षक है वो सुधाखंड, सुधाखंड होता है चाक से लिखता है, तो लेखनस्य साधनम किम,
मैंने बताया था तृतीया में कोई साधन या उपकरण के माध्यम से आपको समझाया जाता है कि उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और वो करण कारक होगा। लिखने का साधन क्या है? लेखनस्य साधनम सुधाखंडः, लिखने की क्रिया का साधन सुधाखंड है, चौक है। शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, लिखति क्रिया का सुधाखंडेन जो कोई साधन है उसका उससे संबंध है तो वो कारक है, और वो कारक कौन सा है? करण कारक। तो लेखनस्य कारणम साधनम सुधाखंडः, यत्र करण कारकम, जहाँ करण कारक होगा वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, और सुधाखंडेन तृतीया विभक्ति है। सुधाखंडेन में क्या लगा है आपका? तृतीया विभक्ति लगा है, और शिक्षका में प्रथमा विभक्ति लगी है आपकी। संप्रदान कारकम, संप्रदानम दानम गिविंग, पुत्राय बेटे के लिए, टू फॉर सन। माता पुत्राय मधुरम ददाती, माता पुत्र को मिठाई देती है। माता किम ददाती? माता मधुरम ददाती। तो मधुरम क्या है आपका? कर्म कारकम, और माता क्या है आपका? कृत्री कारकम। कृत्री कारकम कर्ता कारक ही है आपका। आगे देखिए, माता पुत्राय मधुरम ददाती, माता मधुरम कस्मै ददाती, माता मधुर जो है वो किसको देती है? माता मधुरम पुत्राय ददाती, पुत्र के लिए देती है। किसको देती है? पुत्र को देती है, पुत्र के लिए देती है। दान क्रियायाम पुत्रः संबंधः अस्ति, दान क्रिया का पुत्र के साथ संबंध है। तो पुत्र क्या है आपका? कारकम है, और कारकम में क्या है? संप्रदान कारक है। पुत्र है दानम स्वीकरोति, पुत्र दान को स्वीकार करता है, और जो दान को स्वीकार करता है वो संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर उसका बेटा उससे मधुरम ले रहा है तो वो स्वीकार कर रहा है उसको, तो वो संप्रदान कारक है। यत्र संप्रदान कारकम तत्र चतुर्थी विभक्ति, इसलिए जहां पर संप्रदान कारक होगा वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पुत्राय है इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मधुरम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और माता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और ददाती आपकी क्रिया है। अपादान कारकम देखिए, अपादान वियोग सेपरेशन, किसी चीज का अलग होना इसमें पाया जाता है, से या अलग होना। जो मैंने आपको चिन्ह बताए थे वो प्रयोग होंगे। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किम पतति? पर्णम पतति, पत्ता गिर रहा है। वृक्षात पेड़ से, फ्रॉम ट्रीज। पर्णम कुतः पतति, अब प्रश्न उठता है कि पत्ता कहाँ से गिरता है? तो पर्णम वृक्षात पतति, जो पत्ता है वो वृक्ष से गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। वृक्षात पर्णम पतति, तो इसका वृक्ष से इसका पत्ते का संबंध है, और पत्ते का गिरने की क्रिया से संबंध है, तो इसका इससे संबंध हुआ तो ये कारक हुआ तो ये पंचमी विभक्ति में प्रयोग हुआ। पर्णस्य वियोग है वृक्षात भवति, तो पत्ते का वियोग वृक्ष से होता है। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति, वृक्षात पंचमी विभक्ति, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, और वृक्षात में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। एक बात और समझ लीजिएगा बच्चों यहाँ पे ध्यान से। अब आप ये भी सोच सकते हो कि इस वृक्षात में ही आपकी पंचमी विभक्ति क्यों लगी, पर्णम में क्यों नहीं लगी। तो ये बात समझ लीजिए, जो चीज अलग हो रही है उसमें आपकी पंचमी विभक्ति नहीं लगती है। जो चीज जिससे अलग हो रही है और जो चीज उसमें स्थिर रह जाती है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब यहाँ पर पेड़ तो वहीं के वहीं है, स्थिर है, वो पत्ता अलग हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, जो चीज वहीं के वहीं स्थिर रह जाती है उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पत्ते में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सह नगरात बहि गच्छति, वह नगर से बाहर जाता है। एक उदाहरण देख लीजिए, सह नगरात बहि गच्छति, वह नगर से बाहर जाता है। वह नगर से बाहर जाता है तो नगरात में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि नगर वहीं के वहीं स्थिर है, नगर से बाहर कोई लड़का जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज जहां पर स्थिर रह जाए उसमें आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारकम, अधिकरणम आधार बेश। बालक है आसंधे उपविश्यति, बालक जो है आसंध होता है कुर्सी पर, में या पर। आपका अधिकरण कारक में चिन्ह बताया था, बालक कुर्सी पर बैठा है। कह उपविश्यति, कहाँ बैठा है?
बालकः उपविशति। कौन बैठा है? कौन बैठा है? बालकः उपविशति, बालक बैठा है। तो बालकः कर्ता हुआ। बालकः कुत्र उपविशति? बालक कहाँ पर बैठा है? बालकः आसन्दे उपविशति, बालक कुर्सी पर बैठा है। जो कि बच्चे के बैठने का आधार क्या है? कुर्सी है। आसन्दे ऑन द चेयर या कुर्सी पर। बालकः आसन्दे उपविशति, तो उपविशति क्रिया का आधार क्या है? आसन्दे, और आधार में अधिकरण कारक होता है। आधारो अधिकरणम। उपवेशन क्रियायाः आधारक है। बैठने की क्रिया का आधार क्या है? उपवेशन क्रियायाः आधार आसन्द है। बैठने की क्रिया का आधार कुर्सी है। अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और आसन्द है प्रथमा विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो आसन्दे। कारकाणाम अभिज्ञानम। एक बार फिर से कारक का पुनः देखते हैं। छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया अध्ययनाय गृहात् प्रातः काले गच्छति। अब देखिए, छात्र है, कर्तृकारकम है, कैसे है? अब प्रश्न उठता है कै गच्छति, कौन जाता है? तो छात्र है, गच्छति, छात्र जाता है। तो छात्र जो कि आपका कर्ता है, तो कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये कर्ता हुआ, तो इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पता चला आपको छात्र में प्रथमा विभक्ति का क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि ये कर्ता है, और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए, द्वितीय विभक्ति। विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। छात्र है कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाता है? तो इसमें कर्म कारक हुआ। छात्र है विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। तो विद्यालय में आपका हुआ कर्म कारक, और कर्म कारक में हम लगाते हैं द्वितीय विभक्ति, और विद्यालय में लगी है आपकी द्वितीय विभक्ति। द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया होते हैं साइकिल। तो ये अब ये साधन हो रहा है कि छात्र विद्यालय में कैसे जाता है? छात्र विद्यालयम कया गच्छति, कैसे जाता है? छात्र विद्यालयम द्विचक्रिकया गच्छति, छात्र विद्यालय में साइकिल से जाता है। तो उसका साधन हो गया साइकिल, जाना। जाने की क्रिया का साधन क्या हुआ? साइकिल। तो साइकिल में करण कारक, और करण कारक में लगती है आपकी तृतीय विभक्ति, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। तो द्विचक्रिकया। अब देखिए, छात्र विद्यालयम किमर्थम गच्छति, छात्र विद्यालय किस लिए जाता है? तो छात्र विद्यालयम अध्ययनाय गच्छति। तो अध्ययनाय आपका संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक में आपकी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस लिए जाता है? अध्ययन के लिए जाता है। छात्र विद्यालयम कुतः गच्छति, छात्र विद्यालय में कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है? छात्र विद्यालयम गृहात् गच्छति, घर से जाता है। कहाँ से जाता है? घर से जाता है। तो गृहात् में अपादान कारक हुआ, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो चीज स्थिर रह जाए उसमें पंचमी विभक्ति। अब घर उसका वहीं के वहीं है, छात्र वहां से जा रहा है, अलग हो रहा है, लेकिन घर उसका वहीं है, स्थिर है, जो जहां है वहीं पर है, इसलिए गृह में आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब देखिए, छात्र विद्यालयम द्विचक्रिकया अध्ययनाय गृहं प्रातः काले गच्छति। अब छात्र विद्यालयम कदा गच्छति, छात्र विद्यालय में कब जाता है? तो छात्र विद्यालयम प्रातः काले गच्छति। तो प्रातः काल उसका क्या आधार है? किस टाइम पे वो जा रहा है, कौन सा समय है? तो वो बताया गया है अधिकरण कारकम। तो प्रातः काले में आपकी सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति है तो वो अधिकरण कारक है। और गच्छति यहाँ पर आपकी क्रिया है। छात्र विद्यालय में साइकिल के द्वारा अध्ययन के लिए घर से सुबह जाता है। एवं प्रकारेण कृत्रिकर्म इत्यादि नाम कारकाणाम प्रयोग होती। इसी प्रकार से कृत्रिकारक और कर्म कारक आदि कारकों का प्रयोग होता है। और देखिए बच्चों, माता भोजनम हस्तेन पुत्राय पात्रात गृहे परिवेश्यति। माता में प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ पर ये आपका हुआ कृत्रिकारकम। भोजनम द्वितीय विभक्ति, तो ये आपका कर्म कारकम। हस्तेन हाथ उसका जो माध्यम है, तृतीय विभक्ति कर्ण कारकम। पुत्राय चतुर्थी विभक्ति,
संप्रदान कारकम, पात्रात् पंचमी विभक्ति अपादान कारकम, गृहे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकम, परिवेश्यति प्रवृत्ति है, क्रियापद है। षष्ठी विभक्तौ कारकम न भवति, षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होती है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। षष्ठी विभक्त पदस्य क्रियापदेन सह संबंध न भवति, षष्ठी विभक्ति के जो पद होते हैं उनका क्रिया पदों के साथ संबंध नहीं होता है। यथा जैसे दशरथस्य पुत्रः राम वनम गच्छति, दशरथ का पुत्र राम वन में गया, वन को गया। अब इस गच्छति क्रिया का इस दशरथ के साथ कोई संबंध नहीं है। संबंध किसके साथ है? उसके पुत्र के साथ। दशरथ का पुत्र वन में गया, न कि दशरथ। तो दशरथ के साथ इस क्रिया का संबंध न होने के कारण ये कारक नहीं है। गच्छति क्रिया पदेन सह दशरथ पदस्य साक्षात संबंध नास्ति, गच्छति क्रिया पद का दशरथ पद के साथ सीधा संबंध नहीं है। दशरथ इतस्य संबंध है पुत्र शब्देन सह अस्ति, जो दशरथ है इस पद का संबंध उसके पुत्र शब्द से है, न तो क्रियापदेन सह, क्रियापद से नहीं, क्रिया से नहीं। दशरथ है कारकम नास्ति, तो दशरथ क्या है? आपका कारक नहीं है। षष्ठी विभक्ति का इसमें प्रयोग अवश्य हुआ है, लेकिन ये कारक नहीं है। अब देखिए, षष्ठी विभक्ति पद से क्रियापदेन से संबंधन भवति, वही बात बताएंगे कि षष्ठी विभक्ति के पदों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है और इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। यथा मम मित्रम नर्तति, मेरा मित्र नाचता है, नाचने की क्रिया का संबंध उसके मित्र से है, न कि मम से, मेरे से। अब देखिए, नर्तन क्रिया सह मित्रस्य संबंध अस्ति, नाचने की क्रिया का संबंध उसके मित्र से है, न तो मम संबंध, न कि मेरे से। मैं नहीं नाच रहा हूँ यहाँ पर, मेरा मित्र नाच रहा है, उस मित्र जो नाच रहा है वो उसका क्रिया के साथ संबंध है, न कि मेरा। इसलिए ये जो मम है वो कारक नहीं है। दशरथस्य सुतः रामः दंड कारणात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। इस वाक्य में सातों विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, वो देखिए। प्रथमा विभक्ति किस किस में आई है? सुतः रामः। द्वितीय विभक्ति लंकाम रावणम लंका राज्यम। तृतीय विभक्ति बाणेन, बाण के द्वारा। चतुर्थी विभीषणाय। पंचमी दंड कारणात्, दंड देने के लिए, दंड के कारण हेतु। षष्ठी दशरथस्य। सप्तमी युद्धे। अब देखिए, दशरथस्य श्रुतः राम दंड कारणात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। एक बार हिंदी देख लीजिए। दशरथ का पुत्र राम दंड देने हेतु लंका जाकर युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण के लिए लंका का राज्य देता है, अयच्छत् दिया। क्या है? दशरथ के पुत्र श्री राम ने दंड देकर लंका के राजा लंका जाकर रावण को बाण से मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। सुतः राम है प्रथमा विभक्ति, तो ये हुआ आपके कर्ता कारक। लंकाम रावणम लंका राज्यम। अम देखो आ रहा है ना पीछे, लंकाम रावणम लंका राज्यम, तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। बाणेन तृतीय विभक्ति करणम। विभीषणाय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम। दंड कारणात् पंचमी विभक्ति अपादान कारकम। दशरथस्य है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये कारक नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों इसका। युद्धे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारकम। दशरथस्य सुतः रामः दंड कारणात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंका राज्यम अयच्छत्। अयच्छत् जो क्रिया है उसका इस सुतः के साथ तो संबंध है, लेकिन दशरथ के साथ संबंध नहीं है। तो दशरथ में जो कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और षष्ठी विभक्ति कारक नहीं होती है। दशरथस्य सुतः अयच्छत्, क्रियापदम क्या है इसमें? अयच्छत्, दिया। कै अयच्छत्? सुत अयच्छत्, पुत्र को दिया। पुत्र को दिया, दशरथ को नहीं, तो दशरथ के साथ इसका संबंध नहीं है।
षष्ठी विभक्त्याम यत पदम भवति तत्पदम कारकम न भवति। तो आपने क्या समझा, जहां पर भी आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा वो कारक नहीं होती है। यत्र क्रिया संबंध अस्ति तत्र कारकम भवति। जहाँ क्रिया का संबंध होता है वहाँ कारक होता है। क्रिया संबंध षड्विध भवति। क्रिया का संबंध 6 प्रकार से होता है, 6 विधियों से होता है। अतः कारकम अपि षड्विधम भवति। इसलिए कारक भी 6 होते हैं। कीदर्श रूपेण क्रिया संबंध भवति इति पश्यामि। किस प्रकार से क्रिया के साथ उनका संबंध होता है वो देखिए। सबसे पहले कर्तृ रूपेण में, यथा बालकः लिखति। यहाँ पर कर्तृ रूपेण में लिखति क्रिया का बालक के साथ संबंध है, क्योंकि बालक का सीधा संबंध लिखति क्रिया से है। तो यहाँ पर आपका कर्तृ रूपेण है। कर्म रूपेण, कर्म के रूप में किस प्रकार से होता है, शिक्षकः बालकम पाठयति। शिक्षक बालक को पाठ पढ़ाता है। तो यहाँ कर्म के रूप में इस पाठयति क्रिया का संबंध है बालक के साथ। तो यहाँ पे हुआ आपका कर्म रूपेण। करण रूपेण स्वामी बालकेन कार्यम कार्यति। स्वामी जो मालिक है बालक के द्वारा कार्य को करवाता है। यहाँ पे कर्ण रूपेण में आपका इसका संबंध है क्रिया के साथ तृतीया में। इसमें बालकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये कर्ण रूपेण में इसका संबंध है क्रिया से। स्वामी बालक से या बालक से कार्य करवाता है। संप्रदान रूपेण, यथा जैसे माता बालकाय मधुरम ददाती। माता बालक को मधुर देती है, शहद देती है, मिठाई देती है। संप्रदान रूपेण में होता है, यहाँ पर इसका संबंध इस ददाती क्रिया के साथ। अपादान रूपेण में कैसे होता है, बालकात धनम स्वीकरोति। बालक धन स्वीकार करता है। अपादान रूपेण में यहाँ पर इसका प्रयोग इस बालकात का स्वीकरोति क्रिया के साथ अपादान रूप में संबंध है। अधिकरण रूपेण, यथा बालके बुद्धि अस्ति। बालक में बुद्धि है। यहाँ पर अधिकरण रूपेण में क्या है आपका इसके साथ अस्ति क्रिया के साथ संबंध है। तो आपको ये बताया गया है किस किस प्रकार से कैसे कैसे इनका संबंध है, तो वो कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। अब जो अंश हमने पढ़े हैं वो क्या क्या थे देखिए जरा। यत क्रिया संबंधम पदम तत्कारकम। जहाँ क्रिया से संबंध होता है जिस पद में वह कारक होता है। षड कारकाणि सन्ति, 6 कारक हैं हमने पढ़े। कितने कारक हैं, 6 कारक हैं। कारकस्य अर्थम सूचयितुम विभक्ति आवश्यकी। कारकों की सूचना देने के लिए विभक्तियों की आवश्यकता होती है। कारक पदस्य या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति भवति। कारक पद में की जो विभक्ति होती है वही कारक विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्त्याम यत पदम आगच्छति तत्पदम कारकम न भवति। षष्ठी विभक्ति के जो पद होते हैं, जिन षष्ठी विभक्ति के जो पद होते हैं उनमें क्या है कारक नहीं होता है, वो कारक नहीं होती हैं। अर्थात जहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है वो कारक नहीं होती हैं। कारकाणाम विभक्ति ही इति अग्रिम भागे पुनः मिलामः। धन्यवाद।